भविष्य में जब पृथ्वी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगी और ओजोन लेयर भी तबाह होने लगा, तो इससे पृथ्वी पर इंसान का जीना मुश्किल हो गया। उस समय एक वैज्ञानिक ने कुछ प्रयोग किए कि शायद पृथ्वी का क्लाइमेट फिर से ठीक हो जाए, मगर वो नाकाम रहा। बल्कि उस प्रयोग के नाकाम होने की वजह से लाखों इंसान बीमार हो गए। अब धरती मर रही थी। आखिर में ये फैसला किया गया कि अब इंसान को जीने लायक ग्रहों पर भेज दिया जाएगा। इसीलिए दुनिया के सभी देश एक हो गए और उन्होंने द आर्क नाम के अंतरिक्ष यान बनाए। समय के साथ साथ हर आर्क में इंसानों को नए ग्रहों पर आबाद करने के लिए ले जाया जाता। यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। सबसे पहले यान आर्क 1 ने पृथ्वी से उड़ान भरी थी। ये 6 साल का लंबा सफर था। 200 इंसानों को सबसे पहले एक जीने लायक ग्रह पर ले जाया जा रहा था। पर क्या अंतरिक्ष इतना ही शांत है जैसा हम सोचते हैं? क्या ये बचे कुचे इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? क्या ये सब इतना आसान होने वाला है? कौन जाने इस अनंत ब्रह्मांड में क्या क्या राज छुपे हैं। तो दोस्तों चलिए इस बार आपको ले चलते हैं अंतरिक्ष के इस रोमांचक सफर पर। ये सीरीज है द आर्क, 2023 में रिलीज हुई। फिलहाल ये नेटफ्लिक्स, HBO और Amazon प्राइम पर अवेलेबल तो नहीं है और ना ही हिंदी में। ये हमारे लिए कुछ दिन का सफर होने वाला है, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। कहानी की शुरुआत होती है और हम अंतरिक्ष यान आर्क 1 को देखते हैं, जिसने आज से 5 साल पहले पृथ्वी से उड़ान भरी थी। इसमें 200 इंसानों को एक नए ग्रह प्रोक्सिमा बी पर आबाद करने के लिए ले जाया जा रहा है। 6 साल का ये लंबा सफर गहरी नींद में गुजरने वाला था। सभी इंसान गहरी नींद में थे और इन्हें जगाया जाता सिर्फ 2 हफ्ते पहले, जब ये अपनी मंजिल प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंचते। मगर किस्मत साथ नहीं देती। एक दिन जब ये यान अपने रास्ते पर था, क्रायोबे में हम देखते हैं कि सभी मुसाफिर अपने पॉड्स में सो रहे हैं। शिप का अलार्म बजने लगा क्योंकि कोई चीज टकराई थी। क्रायोबे धीरे धीरे टूट रहा था। तभी एक पॉड में टेक्निकल खराबी आ जाती है। जो इंसान इस पॉड में थी वो जाग गई। होश संभालते ही वो देखती है कि शिप खतरे में है। अच्छी बात ये थी कि ये औरत असल में इस शिप की लेफ्टिनेंट है। इसका नाम शेरन गार्नेट है। ये जल्दी से अपने पॉड से निकलती है, शिप का जायजा लेती है। ये समझ गई कि शिप से कोई चीज टकराई है और अब क्रायोबे इस शिप से अलग होने वाला है। ये जल्दी से कंप्यूटर में कोड एंटर करती है। अब जितने भी इंसान गहरी नींद में थे वो आहिस्ता आहिस्ता से जागने लगे। समय बहुत कम था। शिप का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी जल्दी बंद होने वाला था, जिसका मतलब कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी और ऑक्सीजन दोनों ही बंद होने वाले थे। इसलिए इन लोगों को जल्दी से शिप के किसी सुरक्षित जगह में जाना था। लेफ्टिनेंट गार्नेट सभी को निकलने के आदेश देती है। कुछ लोगों के स्लीपिंग पॉड्स मलबे तले दब गए। इन्हीं में से कैप्टन भी थी, जिसे ट्रेंट नामी एक लड़का बचाने की बहुत कोशिश करता है। मगर क्रायोबे जल्द ही तबाह होने वाला था, इसलिए शेरन ट्रेंट को वहां से निकाल लेती है। सभी दरवाजे बंद किए जाते हैं। इतने में आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बंद पड़ जाती है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी। मगर क्रायोबे से निकलते समय सभी मुसाफिरों ने हेलमेट्स पहन लिए थे। शेरन जल्दी से सिस्टम की मदद से लाइफ सपोर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल ग्रेविटी को वापस लाने की कोशिश करती है। शिप के बाहर का मंजर हमें दिखाया जाता है। जो हिस्सा शिप से अलग हुआ था, एक टुकड़ा, वो एक चैम्बर में अटक चुका था। मगर मैनुअली ऑपरेट करने की वजह से जैसे ही शिप का वो हिस्सा घूमने लगा, उसमें फंसा वो टुकड़ा भी निकल जाता है, जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी तो लौट आती है और कुछ देर बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी ऑन हो जाता है। शेरन गार्नेट अपना हेलमेट उतारती है। शिप तबाह होने से बच गया और ये लोग मरने से, मगर काफी नुकसान हो चुका है। कुछ देर बाद जब सभी लोग अपना होश संभालते हैं तो शेरन लेफ्टिनेंट स्पेंसर लेन से मिलती है। शेरन लेन से कहती है कि हमें कमांडर को जगाना होगा,
हालांकि लेन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। तो शेरन कहती है कि ये एक इमरजेंसी है, हम मरते मरते बचे, शिप तबाह होने वाला था, ये जरूरी है। ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है। असल में शिप के 2 क्रायो बे थे, कैप्टन, कमांडर और हाई रैंक के ऑफिसर्स एक अलग सेक्शन में थे और ये मुसाफिर और इनके साथ लिeutenants एक अलग सेक्शन में। तो जैसे ही लेन और शेरन कमांडर के सेक्शन में जाते हैं, ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा सेक्शन शिप से अलग हो चुका था। इसका मतलब कि इस शिप को चलाने वाले सभी काबिल और हाई रैंक के ऑफिसर्स अब नहीं रहे, सिवाय 3 लिeutenants के, जिसमें 2 को हमने देख लिया, लेन और शेरन। अब ये जो बाकी लोग हैं ये ज्यादातर मुसाफिर है। अभी द आर्क 1 स्पेसशिप में 150 इंसान जिंदा है। ये सभी किसी न किसी फील्ड से है, मगर ये उस ग्रह को आबाद करने के लिए जा रहे थे। ये सभी प्रोफेशनल थे, इन्हें इस यान की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी मिली थी, मगर इनके आने का मकसद इस शिप को चलाना या इस पर काम करना नहीं था, सिवाय कुछ लोगों के। खैर, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप सब समझ जाओगे, मगर अब आप ये बात याद रखें, प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने में 1 साल लगने वाला है। ये शिप डैमेज है, 150 लोग नींद से जाग चुके हैं और कुछ भी हो सकता है। यहाँ इनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और इन्हें जिंदा रहना है। खैर, बैक टू द स्टोरी। कुछ समय के बाद सभी लोगों को मेडिकल बे में लाया जाता है क्योंकि ये सभी पिछले 5 सालों से सो रहे थे और इनके शरीर में काफी बदलाव आ चुके थे। समस्या ये थी कि सिर्फ एक ही डॉक्टर बची थी उस हादसे में, संजीवनी कबीर, जो कि एक इंडियन है। और अब 150 लोगों की सेहत का ख्याल रखना, उन्हें जिंदा रखना, उनका इलाज करना, ये उसी की जिम्मेदारी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। धीरे धीरे अब हम कहानी के सभी कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे। जब सभी का मेडिकल चेकअप हो रहा था, एक लड़का आता है। इस लड़के का नाम एंगस है। एंगस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और वो भी अकेला ही बचा है, मगर है काफी काबिल। इसी बीच हम एक और फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम केट है, उससे भी मिलते हैं। केट भी एक डॉक्टर है, मगर वो साइकेट्रिस्ट है और साइकेट्रिस्ट से ज्यादा वो एक सेलिब्रिटी है। खैर, केट की क्या कहानी है आगे जानेंगे। थोड़ी देर बाद मिडबे में शेरन आती है और आवाज लगाती है कि क्या यहाँ लिeutenant जेम्स है। तो ये है हमारा तीसरा लिeutenant, ये स्कॉटलैंड से है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अलग अलग देशों से है। शेरन जेम्स से कहती है कि अब से तुम्हें सेंट्रल कमांड में काम करना होगा, जिस पर जेम्स बताता है कि मैं नेविगेटर हूँ, मगर शेरन से कहती है कि तुम्हें अब सेंट्रल कमांड में ही काम करना होगा। खैर, जेम्स मान जाता है और समझ भी जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब चल क्या रहा है ये थोड़ी देर में सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि अब सभी कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं रहे, शिप को संभालना भी तो है। अब हम कहानी के एक और अहम फीमेल कैरेक्टर एना माल्कोविच से मिलते हैं। एना एक इंजीनियर है और इस समय वो सभी हेलमेट्स में ऑक्सीजन भरने का काम कर रही है। तभी कुछ और हेलमेट्स को लाया जाता है। जो आदमी इसे लाता है इसका नाम जेस्पर है। जेस्पर की अपनी ही एक कहानी है। अब धीरे धीरे कैरेक्टर ज्यादा होने वाले हैं। शायद ये पहले पार्ट में आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, मगर बाद में आप सभी को अच्छी तरह से जान जाएंगे। एना के पास ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, इसलिए वो जेस्पर से कहती है कि तुम और साइलेंडर्स ले आओ, मगर जेस्पर बदतमीजी करता है और एना की बात नहीं मानता। इसका मतलब कि आधे हेलमेट्स बिना ऑक्सीजन के रह गए। याद रखिए, यहाँ पर हेलमेट्स को 2 सेक्शन में रखा गया है और दोनों जगहों का दरवाजा अलग अलग है। जेस्पर के जाने के बाद वहाँ आता है हैरिस नामी लड़का। वो भी इंजीनियरिंग टीम में ही था, मगर असल में उसका और एना का चक्कर चल रहा था। उस समय एना उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए, किसी को शक हो जाएगा और मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से अपनी टीम में शामिल किया है। मगर हैरिस कहता है कि अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या ये हमें स्पेस में फेंक देंगे? तो एना कहती है कि इनका कोई भरोसा नहीं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह जमा हुए हैं। एंगस यहाँ एक लड़की एलिशिया से मिलता है। एलिशिया बहुत ज्यादा बातें करती है और वेस्ट मैनेजमेंट में है। खैर, कुछ देर बाद शेरन आती है और सभी को हाल ही में हुए इस हादसे
और शिप के स्टेटस के बारे में बताती है। शेरन कहती है कि हम सभी पिछले 5 साल से गहरी नींद में थे। हमें 1 और साल लगने वाला है प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंचने में। उनमें से एक पूछता है कि हमें ये नहीं बताया गया कि शिप को क्या हुआ था। शेरन जवाब देती है कि हमें भी नहीं पता, शायद कोई एस्टेरॉयड टकराया होगा, स्पेस जंक या फिर शिप में ही कोई ब्लास्ट हुआ होगा। हमें अभी तक सही से नहीं पता, पर हम इसकी जांच करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है। जेम्स बताता है कि अच्छी बात यह है कि नेविगेशन सिस्टम सही से काम कर रहा है और हम अपने रास्ते पर है। फिर लेन बताता है कि शिप का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका है, जिसमें पानी को रिसाइकल करने वाला यूनिट भी शामिल है। मतलब कि हमारे पास बस 4 हफ्तों का पानी ही है। हम इसे नहाने या कुछ धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ पीने के लिए। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, मगर शेरन उन्हें कहती है कि इन 4 हफ्तों में हम पानी वाले प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेंगे, इसलिए फिक्र ना करें। ट्रेंट पूछता है कि अगर हम ठीक ना कर पाए फिर? तो शेरन कहती है कि हमें पॉजिटिव सोचना होगा। केट पूछती है कि चलो मान लिया पानी का कोई ना कोई हल निकल आएगा, पर खाने का क्या हमारे पास 1 साल के लिए खाना भी है, वो भी 150 लोगों के लिए? तो शेरन कहती है कि सिर्फ 6 हफ्तों के लिए है, मगर हम इस पर भी काम कर रहे हैं। ये सुनते ही केट कहती है कि मुझे कमांडर से बात करनी है। तो शेरन सबको ये बात बता देती है कि अब वो नहीं रहे। हाई रैंक के सभी ऑफिसर्स मर चुके हैं। उस हादसे में उनका क्रायोबे शिप से अलग हो चुका है और अब सिर्फ हम 3 लिeutenant ही है, जिसका मतलब कि हम ही यहाँ के हाई रैंक ऑफिसर्स हैं। ये जानकर सभी को झटका लगता है। जब वो पूछते हैं कि इंचार्ज कौन होगा, तो शेरन आगे आती है कि मैं इंचार्ज हूँ क्योंकि शिप के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ। हालांकि ये बात लेन और जेम्स को ज्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो दोनों भी शेरन की तरह लिeutenant ही थे। शेरन सबसे कहती है कि यहाँ इस जहाज पर हर इंसान किसी न किसी फील्ड से है। अगर हम मिलजुल कर काम करें तो हम जिंदा रहेंगे और हर मुश्किल का सामना करेंगे। खैर वो एक भाषण देती है जो सबको एक नई उम्मीद देता है। शिप पर धार्मिक लोग भी थे, इसलिए हॉलवे में सभी इकट्ठा होते हैं और मरे हुए लोगों को याद करते हैं। इसके बाद एंगस शेरन से मिलता है और उसे कहता है कि हालात को देखते हुए मुझे आपको कुछ दिखाना है। एंगस शेरन को कार्गो बे में ले जाता है। वहाँ पर वो सारा सामान था जो प्रोक्सिमा बी पर कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाला था। एंगस बताता है कि हमने प्रोक्सिमा बी पर प्रॉप भेजे थे। उन्होंने ये कंफर्म किया था कि वहाँ की मिट्टी फसल उगाने के काबिल है, मगर मुझे फिर भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं पृथ्वी से अपने साथ कुछ मिट्टी ले आया। और ये मिट्टी इतनी अच्छी है कि इसमें कोई भी फसल किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। इसका मतलब कि मैं कहीं पर भी फसल उगा सकता हूँ। शेरन को समझने में थोड़ा समय तो लगता है, पर असल में एंगस ये कहना चाहता था जैसे कि अभी ने प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंचने में 1 साल लगने वाला है और खाने की कमी आ सकती है। इनके पास बीज है, मिट्टी है और एंगस जैसा काबिल इंसान। शेरन पूछती है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंगस को यूवी लाइट्स लगाने थे और थोड़ा बहुत पानी। शेरन को ये एक अच्छा आइडिया लगता है, इसलिए वो एंगस को अलाउ करती है कि तुम जल्द से जल्द इस आइडिया पर काम करो, इससे पहले कि खाना खत्म हो जाए। एंगस उस कार्गो बे को पूरी तरह से खाली करवाना चाहता था क्योंकि अब अंतरिक्ष यान पर होगी खेती बाड़ी। सीन केट पर शिफ्ट होता है जैसे कि अब नहाने पर पाबंदी लगाई गई थी क्योंकि शिप पर पानी की कमी जो थी और वाटर रिसाइकलिंग यूनिट भी खराब हो चुका था। इसके बावजूद केट वॉशरूम में जाती है और नहाने की कोशिश करती है, मगर फेलिक्स नामी सिक्योरिटी वाला जो अपने काम को बहुत सीरियस लेता है वो उसे रोकता है। हालांकि केट उसे झांसा देने की कोशिश भी करती है, मगर फेलिक्स उसे वहां से निकाल देता है। सीन मेंटेनेंस वालों पर शिफ्ट होता है, यानी कि ईवा और उसकी टीम पर। अब कार्गो बे को खाली करवाया जा रहा था। एलिशिया को जब रियलाइज होता है कि ये लोग अब स्पेस शिप पर ही खाना उगाने वाले हैं तो उसे बहुत खुशी होती है और वो एंगस के पास जाती है, उसकी तारीफ करती है। एंगस इस बात से खुश हो जाता है और एलिशिया से पूछता है कि तुम वेस्ट मैनेजमेंट में हो ना, तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी।
ढेर सारे फर्टिलाइजर्स की। एलिशिया इसके लिए मान जाती है क्योंकि वही उसका काम था। ब्रिज पर दिखाया जाता है कि ट्रेंट कम्युनिकेशन लॉग्स को देख रहा है। उसके परिवार की तरफ से 4 साल पहले के वीडियो मैसेज मिला था। वो लेन से पूछता है कि पिछले 4 साल से हमें पृथ्वी से कोई संदेश नहीं मिला, आखिर ऐसा क्यों? लेन इसका जवाब नहीं दे पाता, बल्कि अब तो ट्रेंट को शक होने लगा इस मिशन पर। मगर लेन उसे कहता है कि हम में से हर कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, सिर्फ मजबूत लोग ही जिएंगे। ये बातें चल ही रही थी कि तभी ब्रिज की पावर कट जाती है। लेन वजह पूछता है तो असल में शिप का काफी पावर अब कार्गो वे या ये कहे कि बायो शेल्टर में भेजा जा रहा था, क्योंकि वहाँ एंगस को यूवी लाइट्स जो जलाने थे, वहाँ कार्गो बे में पावर ऑन हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। एंगस को उम्मीद थी कि वो यहाँ खाना उगा सकता है, मगर तभी गुस्से में लेफ्टिनेंट लेन वहाँ आते हैं। वो शेरन से पूछता है कि आखिर तुम सबने क्या सोचकर ये फैसला लिया, तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? शेरन जवाब में कहती है कि हम खाना उगाने की कोशिश कर रहे हैं, भला कौन इसके हक में नहीं होगा? तो लेन पूछता है कि क्या तुम 100% श्योर हो इस बारे में कि ये प्लान फेल नहीं होगा? फसल उगाने के लिए सिर्फ शिप की ऊर्जा ही नहीं बल्कि पानी भी लगेगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा, और ये पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है शेरन, शिप पर जिंदा हर इंसान का इस पर हक है। शेरन उसके करीब आती है और कहती है कि तुम सही कहते हो, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैंने तुमसे नहीं पूछा, पर तुम्हें भी सबके सामने मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, बल्कि अकेले में ये सब कहना चाहिए था। और आगे से शेरन एक मीटिंग रखती है। अब जो भी काम होगा सब मिलजुल कर फैसला लेंगे, मतलब कि सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अब ये एक मीटिंग रूम में जमा हो जाते हैं। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें हम शुरू से जान गए। जेम्स पूछता है कि आखिर हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, हमारे पास खाने की कमी है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? वैसे भी अगर हमें खाना नहीं मिला हम मर जाएंगे, इससे तो अच्छा कि कोशिश करें। बाकी सभी इस बात पर राजी थे कि वो शिप पर खाना उगाए। बस लेफ्टिनेंट लेन को लगता था कि ये प्लान फेल होगा और कुछ दिनों का पानी वेस्ट होगा, मगर अंत में सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। ईवा और उसकी टीम टूल सेक्शन में वो पुर्जे ढूंढ रहे थे जिससे वाटर फिल्ट्रेशन का यूनिट ठीक हो सकता है। पावर ना होने की वजह से वहाँ अंधेरा था, मगर मेंटेनेंस वाले वहाँ की पावर को ठीक कर देते हैं। सच तो ये था कि अभी तक इन्हें पता भी नहीं कि शिप में कौन कौन सी खराबियां है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ट्रेंट मिडवे में है और एक्सरसाइज कर रहा है। इस समय मिडवे में उसके अलावा कोई नहीं था। डॉक्टर सन आती है तो उससे पूछती है कि आज तो तुम्हारा कोई मेडिकल चेकअप नहीं था, तो ट्रेंट जवाब में कहता है कि ये सूट मुझे पागल कर रहा है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर सन जब उसकी रिपोर्ट्स देखती है तो कहती है कि तुम्हारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। दोस्तों असल में अब शिप में ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था। ट्रेंट पर सबसे पहले असर हुआ और ये कहने की देर थी कि शिप का लाइफ सपोर्ट सिस्टम फिर से बंद पड़ जाता है। बार बार यही वार्निंग दी जा रही थी कि अपने प्रेशर सूट और हेलमेट्स पहने। सभी लोग अपना काम छोड़कर उस कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। अब मिडवे में ट्रेंट रह जाता है क्योंकि उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर सन उसके लिए हेलमेट लेने जाती है। मगर शिप के सिस्टम में इतने एरर्स आ जाते हैं कि सभी डोर्स अब लॉक होने लगे थे, इसलिए ट्रेंट मिडवे में ही फंस जाता है और बाकी लोग अलग अलग जगहों पर। जाने से पहले डॉक्टर सन ने उसे एक मास्क दिया था, मगर उसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए आगे चलकर ट्रेंट की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि जब हेलमेट लिए सन वापस आती है वो दरवाजे को नहीं खोल पाती। स्पेसशिप का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद पड़ गया किसी एरर की वजह से। ब्रिज पर इसे कोई नहीं समझ पा रहा था। खैर, जैसे कि एक सीन में ये दिखाया गया था कि ईवा ने आधे हेलमेट्स में ऑक्सीजन भर दी थी और आधे बिना ऑक्सीजन के रह गए थे। वो लोग जो हॉलवे में पहुंच गए थे और बाद में दरवाजे बंद हुए तो सिर्फ ईवा ही उस जगह पर थी जहां सभी हेलमेट्स में ऑक्सीजन थी। बाकी जो लोग थे उनके हेलमेट्स में ऑक्सीजन नहीं थी और ये बात ईवा सबसे पहले नहीं बताती, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि दरवाजा खुल जाएगा और सभी उसकी तरफ आ जाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन फंसे हुए लोगों में हैरिस भी शामिल था, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड।
वहाँ ब्रिज पर सिस्टम से वो लाइफ सपोर्ट इंजीनियर की जानकारी निकालते हैं। वो था जेस्पर शुरुआत में दिखाया गया था। जेम्स और बाकी सब उसे ढूंढने लगे, मगर जेस्पर ये सब सुनकर भी छुपने की कोशिश कर रहा था। और जब उसे लाया जाता है, सिस्टम के सामने उसे बिठाया जाता है, तो वो अपना असली चेहरा दिखाता है। असल में वो रियल जेस्पर वो इंजीनियर नहीं था जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो एक क्रिमिनल था। उसने असली जेस्पर के साथ क्या किया कोई नहीं जानता, पर अब शिप में सभी लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि ये आदमी सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानता था। वहाँ ईवा ने भी हैरिस को सच बता दिया कि उन लोगों ने जो हेलमेट पहने हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये जानकर सभी घबरा जाते हैं। ईवा बार बार ब्रिज पर संदेश भेज रही थी कि हमें मदद चाहिए, लोग फंसे हैं और ऑक्सीजन नहीं है। मिडवे में ट्रेंट फंसा था। डॉक्टर सन गई थी और लोगों की मदद लाने, क्योंकि कोई भी डोर पासवर्ड एंटर होने के बाद भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। जो मास्क ट्रेंट को दिया गया था अब उसमें भी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। वो मरने लगा था, मगर ढूंढने पर उसे कुछ साइलेंडर्स मिल जाते हैं। वो कुछ साइलेंडर्स लेता है और डोर के लॉक को हैक करके बाहर आता है, मगर जाते जाते वो कुछ साइलेंडर्स को छुपा देता है। अब ये उसने क्यों किया, याद रखे आने वाले एपिसोड्स में आप समझ जाएंगे। इतने में डॉक्टर सन भी आ जाती है और ये देखकर वो खुश थी कि ट्रेंट ने खुद को मिडवे से निकाल लिया है। ब्रिज पर सभी लोग घबराए हुए थे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सभी मर जाएंगे। तभी एलिशिया आती है। उसके पास आईटी की भी डिग्री थी, इसलिए वो जल्दी से एरर को समझ जाती है कि ये तो सॉफ्टवेयर में ही कोई एरर है। वो अपनी कोशिश करती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हॉलवे में फंसे लोग अब मरने लगे थे, खासकर हैरिस। हालांकि डॉक्टर सन और बाकी टीम उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और एलिशिया सिस्टम से एरर को भी खत्म कर देती है। मगर ईवा का बॉयफ्रेंड हैरिस अब नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात, उस बहरूपिये जेस्पर को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसे इंजीनियर की जगह ली जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करता था। एलिशिया जब जान लेती है कि शिप के एक हिस्से में ऑक्सीजन लीक हो रही है, इसलिए लिeutenant लेन बाहर जाते हैं और उसे लीकेज को बंद कर देते हैं। तब जाकर शिप का सिस्टम स्टेबल हो गया। सभी एलिशिया की तारीफ करते हैं, हालांकि वो वेस्ट मैनेजमेंट में थी, मगर काबिल बहुत थी, इसलिए जेम्स उसे उस पोस्ट से हटाकर अपने साथ ब्रिज पर रखता है। ईवा बहुत दुखी थी और जेस्पर को अरेस्ट किया गया था। जब शेरन उससे पूछताछ करने जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि लाइफ सपोर्ट एरर का सवाल ही पैदा ना होता अगर हम अपने समय से पहले ना जागते या शिप डैमेज ना होता, इसलिए मैंने उस इंसान की जगह ली। शेरन कहती है कि मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाऊंगी, मगर यहाँ जेस्पर चालाक निकला। वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक राज जानता हूँ और मेरे पास फुटेज भी है। वो फ्लोरिडा की कोई बात करता है, जिसे सुनकर शेरन के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। मीटिंग में सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो जेस्पर के साथ क्या करें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, इसलिए जेस्पर को लाने का फैसला किया जाता है कि वो अपने बचाव में क्या कहता है। मगर जब ये लोग उसे लाने जाते हैं, वो मरा पड़ा था, किसी ने उसका गला काटा था। और इसी सस्पेंस के साथ इसे पहले एपिसोड का दी एंड। दोस्तों, ये कहानी कंटिन्यू है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेट्स जल्दी मिलेंगे।